आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। आज हम T20 2020 सीरीज़ में लेकर आए हैं 20 करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न इतने अधिक महत्वपूर्ण हैं कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में इनसे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं T20 2020 सीरीज़ और आज हम लेकर आए हैं 20 करंट अफेयर्स के सवाल। तो चलिए पहला प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा। वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे, जिन्हें वर्तमान भारत सरकार ने भारत रत्न की उपाधि दी है। हाल ही में वर्ष 2024 में वर्तमान केंद्र सरकार ने 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की है। ये हैं कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन। अब तक भारत में कुल 53 लोगों को यह पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, अब देखना यह है कि इन 53 लोगों में महिलाएं कितनी हैं। तो अब तक मात्र 5 महिलाओं को यह पुरस्कार मिला है। और अब तक ये प्रश्न उठ सकता है एग्जामिनेशन में कि बिहार से कुल कितने लोगों को भारत रत्न मिला है। दूसरा प्रश्न उठ सकता है कि अब तक कितने प्रधानमंत्रियों को यह पुरस्कार मिला है। एक और प्रश्न उठ सकता है कि अब तक जितने लोगों को पुरस्कार मिला है भारत रत्न, उसमें सबसे कम उम्र के कौन थे? तो वो सचिन तेंदुलकर थे। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हम एक अलग वीडियो में बनाएंगे, भारत रत्न वाले वीडियो में। ये उस वीडियो को आप लोग देखना न भूलेंगे। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी और सबसे पहला भारत रत्न दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। अब तक कितने राष्ट्रपतियों को यह पुरस्कार मिला है? तमाम तरह के सवाल भारत रत्न स्पेशल वीडियो में मैं बताऊंगा। दूसरा प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? राम सुतार, चंद्रकांत सोमपुरा, अरुण योगीराज, जगन मोहन। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा चंद्रकांत सोमपुरा। अब सवाल उठता है कि राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये गुजरात से संबंधित हैं। तीसरा प्रश्न हम लोग चलते हैं, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया, रघुराम राजन, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास। तो फ्रेंड्स, आप जानते होंगे डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया जी को बनाया गया है 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया जी को। ये अरविंद पनगढ़िया जी नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, वित्त आयोग का किस अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। अब चलिए हम लोग आगे। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान, इसका आंसर है अरविंद पनगढ़िया। और अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन है जगदीप धनखड़, राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़। क्या आंसर हो जाएगा? जगदीप धनखड़ इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है? हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान, इसका उद्घाटन किया है जगदीप धनखड़ ने 24 जनवरी 2024 को। ये इस अभियान का नोडल मंत्रालय है केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय। और इसका उद्देश्य क्या है? इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो सिद्धांतों के, यानी संविधान का जो हमारा संविधान में जो उल्लेखित सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाना और देश को जोड़ने वाले साझा मूल्यों का जश्न मनाना है। यानी हमारे संविधान के जो सिद्धांत हैं और सभी ये सिद्धांत को देखना है, सिद्धांत को मानना है। इस उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया है। साथ में इस संविधान में देश को जोड़ने वाले जितने भी साझा मूल्य हैं उसका जश्न मनाना है, क्योंकि भारत इतना सबसे विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है और इतने धर्म हैं, इतने जाति हैं, रंग हैं, क्षेत्र है, फिर भी सभी साझा मूल्यों में जीते हैं और सब एक साथ रहते हैं। और यही हमारे देश की खूबसूरती है। इसका एकमात्र श्रेय जाता है इस देश के संविधान को। तो
इसलिए जगदीप धनखड़ जी ने, जो अभी हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम का, इस अभियान का उद्घाटन किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगले एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़ जी। 5वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है? आप सभी लोग जानते होंगे, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि उत्तर प्रदेश के आपको मथुरा ज़िले के वृंदावन में देश का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल खोला गया है। इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह जी ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा क्या है? एक नया खेल गतिविधि कार्यक्रम है, एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है, एक छात्रवृत्ति पहल है, एक सरकारी रोजगार योजना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है। ये क्या है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पोर्टल विकसित किया है, एक अभियान चलाया है, प्रेरणा। ये क्या है? तो वहाँ 1.6 लाख स्कूल हैं, उतने स्कूलों में 1 से 5 तक के बच्चों को कौशल प्रदान करना है, सिखाना है। यही पहल है प्रेरणा। तो यह अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है। ठीक है। अब देखिए, प्रतिवर्ष किस महापुरुष के जन्मदिन पर पूरे भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सभी लोग जानते होंगे कि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर, वह है 12 जनवरी। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आप सभी लोग जानते होंगे कि इसका एक थीम होता है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो इस बार के जो राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम था वह है इट्स ऑल इन द माइंड। इसका थीम क्या है? यानी इस बार के जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाए गए हैं 24 में, इसका थीम है इट्स ऑल इन द माइंड, यानी सब कुछ आपके दिमाग में है, बस उसका यूज कीजिए। ये कहने का इनका सेंस है। इस वर्ष के राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम है इट्स ऑल इन द माइंड, यानी सब कुछ आपके दिमाग में है। भारत सरकार ने 1984 में राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाने की घोषणा की थी और 1950 से प्रतिवर्ष यह मनाया जाता है। यह बात आप जान लीजिए कि ये तो राष्ट्रीय युवा दिवस है 12 जनवरी, और पूरे विश्व में एक अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ही मनाया जाता है जो 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये घोषणा की थी कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा 1999 में। तो और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया गया है 2023 में 12 अगस्त को, उसका थीम है हरित कौशल एक सतत विकास की ओर। हरित कौशल एक सतत विकास की ओर, यह अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम है जो 12 अगस्त 2023 को मनाया गया है। यानी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष भारत में 12 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका थीम है इट्स ऑल इन द माइंड। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम 2024 का थीम क्या रहा। तो इट्स ऑल इन द माइंड, यानी सब कुछ आपके दिमाग में है। भारत को जानो कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसकी पहल है? तो भारत को जानो कार्यक्रम जो पहल है, ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय, विदेशी मामलों का मंत्रालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इस कार्यक्रम के नाम से ही लग रहा है कि भारत को जानो, यानी विदेशी लोग जानो। भारत के लोग तो जानते ही हैं भारत को, तो विदेशी मामलों का मंत्रालय का यह कार्यक्रम है। दूसरे देश में हमारे रह रहे भारतीय मूल के युवाओं को यहाँ पे 21 दिनों का ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाया जाता है और उनको भारत के बारे में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं ताकि वह भारत के बारे में जाने और भारत से उनका लगाव हो, क्योंकि वह भारतीय मूल के युवा हैं जो दूसरे देशों में रह करके वहाँ के देश को आगे बढ़ा रहे हैं और उनका लाभ लेने के लिए यह कार्यक्रम 2003 ईस्वी से चलाया जा रहा है। भारत को जानो कार्यक्रम किसका है? तो विदेशी मामलों का मंत्रालय का है। अगला प्रश्न, अयोध्या में निर्मित राम मंदिर की निर्माणकर्ता एजेंसी कौन है? देखिए, संसद भवन जब बना था ना, तो ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस में था और कई बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछ चुका था कि संसद भवन का निर्माण किसके मुख्य वास्तुकार कौन थे। तो ये क्वेश्चन यहाँ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो रहा है कि राम मंदिर जो बना है उसके निर्माणकर्ता कौन है। तो राम मंदिर के निर्माणकर्ता जो हैं, निर्माणकर्ता नहीं मतलब निर्माणकर्ता एजेंसी, तो वो टाटा प्रोजेक्ट्स, अडानी समूह, L&T, रिलायंस। इसका आंसर क्या होगा? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा।
ठीक है, इसका आंसर आप बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट में आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि संसद भवन को बनाया था टाटा प्रोजेक्ट्स ने। इस तरह से अयोध्या में निर्मित राम मंदिर बनाने का जो एजेंसी है वो कौन सी एजेंसी है? निर्माण एजेंसी। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगले एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 9वीं बार शपथ लिए हैं। आप बताइए कि इन्होंने पहली बार इस पद की शपथ किस वर्ष ली थी? आप जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड बनाया है, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बार शपथ लिए हैं, 9 बार। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये देखिए 9 बार लिया तो सब जानता है, इसीलिए मैं इस तरह के प्रश्नों पर आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये जो 9 बार बने हैं वो तो सब कोई भी बता देगा, सब जानता है, काफ़ी चर्चा में था। अब ये पूछ के क्वेश्चन पूछेगा कि नीतीश कुमार जी पहली बार कब बने थे? ये बहुत पहले की बात है, तो चर्चा में ये बात नहीं है, लेकिन जो अच्छे से समझते होंगे, जानते होंगे, चीज़ों को देखते हैं, उनको तो आता होगा ये चीज़। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछ करके आपको ध्यान दिलाया है। जैसे कर्पूरी ठाकुर पर मैंने चर्चा किया कि वो बने तो हैं, मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन कितनी बार बने थे ये क्वेश्चन पूछ देगा, तो 2 बार बने थे। उसी तरह से यहाँ 9 बार तो सब लोग जानता है, लेकिन पूछ देगा आपसे कि पहली बार कब शपथ लिए थे। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन है 1998 ईस्वी, 2000 ईस्वी, 2005 ईस्वी, 2012 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी। मुख्यमंत्री बने थे पहली बार 2000 ईस्वी में। ठीक है, 7 मार्च को 2000 ईस्वी में वो शपथ ग्रहण लिए थे, लेकिन एक सप्ताह के अंदर में ही, 7 दिन के अंदर में ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने विश्वास मत हासिल नहीं किया था। हालांकि उन्हें सरकार बनाने का न्योता मिल गया था, और उस समय सबसे बड़ी पार्टी उस समय भी आरजेडी बनी थी, जिसने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था, रोड जाम, चक्का जाम, हड़ताल कर दिया था, जिससे पूरा बिहार जो है सब चक्का जाम होने से पूरे बिहार थम सा गया था, और इसलिए अंततः नीतीश कुमार जी को इस्तीफा देना पड़ा था 2000 ईस्वी में। मात्र 7 दिन तक रहे थे मुख्यमंत्री, वो पहली बार बने हैं 2000 ईस्वी में, ये ध्यान रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2000 ईस्वी। अगला प्रश्न 11, वर्ष 2024 के पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण की उपाधि। देखिए, पद्म पुरस्कार बार बार एग्जामिनेशन पूछता है। वर्ष 2024 के पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण की उपाधि वाले बिहार से संबंधित व्यक्ति का नाम क्या है? अभी 2024 में पद्म पुरस्कार जो घोषणा किया गया है उसमें पूछ रहा है कि पद्म विभूषण जो दिया गया है बिहार में 2024 में वो किनको मिला है? ऑप्शन है रामविलास पासवान, चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर, बिंदेश्वर पाठक, कर्पूरी ठाकुर। तो अभी इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बिंदेश्वर पाठक, इनको पद्म विभूषण मिला है। अब देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, 22 जनवरी को, 24 जनवरी को, 29 जनवरी। इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी को। फिर यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिए, ये तो राष्ट्रीय बालिका दिवस है जो मनाया जाता है 24 जनवरी को, जो पहली बार मनाया गया था 2009 ईस्वी में। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को, और वह मनाया जाता है 2011 ईस्वी से। तो ध्यान रखना है, मैंने एक क्वेश्चन बताया दिवस पर कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। उसी तरीके से राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। ध्यान रखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। ये बहुत बार बार क्वेश्चन पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है सावित्री पटेल, अरिंदम बागची, रुचिरा कंबोज, मोंटेक सिंह आहलूवालिया। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा अरिंदम बागची जी। हाल ही में बने, अक्टूबर 2023 में बने हैं भारत के अस्थायी प्रतिनिधि। कहाँ पर? संयुक्त राष्ट्र में। ये क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन पूछता है, बीपीएससी तो कई बार पूछ चुका है, इसके पहले थे इंद्रमणि पांडे, यानी इंद्रमणि पांडे का यह स्थान लिए हैं। ये भी क्वेश्चन पूछते कभी कभी कि हाल ही में जो बने हैं भारत के अस्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में, उन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इंद्रमणि पांडे का स्थान लिया है। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबे समुद्री पुल का उद्घाटन 12 जनवरी 2024 को मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक सेतु का नाम है दीनदयाल उपाध्याय, अरुण जेटली सेतु, अटल सेतु, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सेतु। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के जोड़ने वाले समुद्री तट को जोड़ने के लिए एक पुल बनाया है, जिसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर। ठीक है। और ये
भारत में सबसे लंबा समुद्री पुल है, समुद्र के ऊपर बना हुआ सबसे लंबा है, समझ सकते हैं। 21.8 किलोमीटर लंबा है ये समुद्र। ये कहाँ से कहाँ जुड़ता है ये देख लीजिए। तो महाराष्ट्र में मुंबई जो है, तो द मुंबई के सेवरी को, है ना, दक्षिण मुंबई को, यानी दक्षिणी मुंबई के सेवरी को, सेवरी एक जगह है, कर्नाटक के रायगढ़ जिले के उरन तालुका के नहावा से जोड़ता है उसको, ठीक ना। ध्यान देने वाली बात है कि नहावा सेवा से जोड़ता है, यानी कि देखिए दक्षिण मुंबई के जो सेवरी है उसको जोड़ रहा है कर्नाटक के रायगढ़ जिले के उरन तालुका के नहावा सेवा से। तो 2 राज्यों को जोड़ रहा है यह समुद्री पुल। पहले इस पुल के बनने से पहले अगर ये दोनों जगह जाने का जो रास्ता था उसमें 2 घंटा लगता था, और इस पुल के बन जाने से मात्र 20 मिनट में अब दक्षिण मुंबई के आपको सेवरी से रायगढ़ जिले के नहावा सेवा तक पहुंच जाया जाता है मात्र 20 मिनट में, ठीक है। इसके पहले समुद्र पर सबसे लंबा पुल बांद्रा वर्ली सी लिंक था, जिसकी लंबाई थी 5.6 किलोमीटर थी। तो अभी कोई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, पूछेगा कि समुद्र पर भारत में बना हुआ सबसे लंबा पुल कौन सा है, तो ये पुल हो गया, उसका नाम है अटल सेतु। क्या नाम है, क्वेश्चन तो यही ना था कि इसका नाम क्या, अटल सेतु। अटल जी के नाम पर ये पुल है, अटल सेतु, जो दक्षिण मुंबई के सेवरी को रायगढ़ जिले के उरन तालुका के नहावा सेवा से जोड़ता है। नहावा सेवा, यहाँ पे नहावा सेवा, नहावा सेवा ऐसे है, नहावा सेवा, नहावा सेवा, ये कर्नाटक के रायगढ़ जिले में उरन तालुका में है। तो इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है लंबाई। अब देखिए कि बीपीएससी में क्या किया गया कि एक बार अटल सेतु सब तो याद करके जाएगा लोग, लेकिन इसका लंबाई पूछ देगा। तो ध्यान रखना है, अटल सेतु की लंबाई जो है, सील जो ब्रिज है समुद्र पर बना हुआ पुल भारत का सबसे लंबा, वह उसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर। अब 15 नंबर क्वेश्चन, बिहार में चौथा कृषि रोड मैप लागू हो गया है, कब से कब तक के लिए, तो 2023 से 27 के लिए, 2023 से 28 के लिए, 2024 से 29 के लिए, 2025 से 2030 के लिए। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 2023 से 28 के लिए। बिहार सरकार में जब से नीतीश कुमार जी आए हैं, आप जानते भी ना, चर्चा किया कि 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, फिर 5 साल के बाद बने थे 2005 में। तो उसके बाद 2008 में पहला कृषि रोड मैप लाए थे, यानी कृषि में विकास के लिए जो रोड मैप होता है ना, वो पहली बार लाए थे नीतीश कुमार जी 2008 में। तो वो पहला कृषि रोड मैप चला था 2008 से 2012 तक। फिर दूसरा कृषि रोड मैप लाए थे 2012 से 2017 तक। तीसरा कृषि रोड मैप लाए थे 2017 से 2022 तक। और चौथा कृषि रोड मैप लाए हैं 2023 से 2028 तक। ध्यान देने वाली बात है कि जब भी कृषि रोड मैप लाते हैं तो इसका उद्घाटन करने के लिए वो राष्ट्रपति को आमंत्रित करते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में चौथे कृषि रोड मैप, अब दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, बिहार में चौथे कृषि रोड मैप जो 2023 से 2028 तक चला है, उसका उद्घाटन किन्होंने किया था। इसका उद्घाटन किया है अभी वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, ठीक है। और तीसरे कृषि रोड मैप जो 2017 से 22 तक था, उसका उद्घाटन किया था रामनाथ कोविंद जी। और दूसरे कृषि रोड मैप का उद्घाटन किया था जो 2012 से 2017 तक था, उसका उद्घाटन किया था प्रणब मुखर्जी जी। और पहले कृषि रोड मैप जो 2008 से 2012 तक था, उसका उद्घाटन किया था APJ अब्दुल कलाम जी। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में अब तक कितने कृषि रोड मैप आ चुके हैं, तो 4। और चौथे कृषि रोड मैप का कार्यकाल कितना है, तो 2023 से 2028। बिहार में लागू होने वाली लघु उद्यमी योजना के में लाभार्थी को स्वरोजगार के लिए कितनी रकम दी जाती है, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, काफ़ी चर्चा में है। अभी हाल में बिहार सरकार ने एक नई योजना पेश की है छोटे उद्यमियों के लिए, और उसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है लघु उद्यम, यानी छोटा मोटा कोई रोजगार करने के लिए। तो कितने दिए जाते हैं, 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, बिहार बजट 2024-25 में बजट का आकार रहा है 2,78,725.72 करोड़, यही आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा। बिहार बजट हाल ही में पेश किए हैं सम्राट चौधरी जी, जो वित्त मंत्री है बिहार में। तो बिहार बजट का जो आकार है वो 2,78,725.72 करोड़ रुपया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार बजट 2024-25 में सबसे ज़्यादा आवंटन किस विभाग को दिया गया है, खेल, शिक्षा, ग्रामीण विकास, पथ निर्माण। इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा। अकेले शिक्षा में आपको 22,200 करोड़ रुपया दिया गया है।
22,210.35 करोड़ रुपया दिया गया है, शिक्षा पर खर्च किया गया। ठीक है। 19वां प्रश्न, भारत रत्न की उपाधि पाने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत बिहार के किस जिले के रहने वाले थे? समस्तीपुर, वैशाली, दरभंगा, बेगूसराय। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना होगा, क्योंकि आप इसका क्वेश्चन आपका आंसर, आप इसका क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग प्लीज़ इसका कमेंट में आप इसको दीजिए कि हमारे जो कर्पूरी ठाकुर जी, जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है भारत रत्न, आप सभी जानते हैं कि ये बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये बिहार के किस जिले से संबंध रखते थे। मैं इसका आंसर तो नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट करके बताना है कि ये कहाँ के रहने वाले थे, किस जिले के। और लास्ट क्वेश्चन है, बिहार की वर्तमान सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। अभी आपने देखा है कि 28 जनवरी को महागठबंधन की सरकार सत्ता से हट गई है और एनडीए की सरकार बनी है, और एनडीए की सरकार में मुख्यमंत्री फिर बने हैं 9वीं बार नीतीश कुमार जी। तो इस बार बीजेपी के साथ अलायंस करके बनाए हैं सरकार नीतीश कुमार जी। तो मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन है सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, तेजस्वी प्रसाद यादव, और डी में है ए एवं बी दोनों। इसका आंसर सभी लोग जानते होंगे, ए एवं बी दोनों। बिहार में अभी सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जी दोनों उप मुख्यमंत्री हैं। तो इस तरीके से हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एनालिसिस किया है, और इस प्रश्न से जुड़े कई प्रश्नों की चर्चा हमने की है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी लोग इस वीडियो को देखें शुरू से अंत तक, और जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो कृपया लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि आपके परिचित और आपके स्वजन भी हमारे चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो से लाभान्वित हो करके, चाहे वो आम नागरिक हो या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हों, आम नागरिकों को भी देश दुनिया में बिहार में जो घटनाएं घट रही है उन्हें जानने का हक है। और उनके पास समय कम रहता है, इतनी जानकारी उन्हें कहाँ से जुटा पाएंगे, वो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए सभी जानकारियाँ हमारे चैनल पे है। जो आम जागरूक नागरिक हैं उनके लिए भी, और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले हों आपके घर में, उनके लिए भी इन सभी जानकारियों को उनके पास रहने से एक आदर्श नागरिक बन सकते हैं। तो अतः आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। तो करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। उसके बाद लाइक करने के बाद आपको कमेंट करना है, जो मैंने क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर मैंने नहीं दिया उसके बारे में कमेंट करना है, और ये वीडियो कैसा लगा है वो भी कमेंट करके बताइए हमको, और आगे किस तरह का वीडियो चाहते हैं वो कमेंट करके बताइए, और शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब कर दीजिए, तब कमेंट कर दीजिए अच्छा, और तब शेयर कर दीजिए। इतना चीज़ आप लोग कीजिए, तभी हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। तो इस तरीके से व्यवस्थित तरीके से हमारा चैनल आपके लिए काम कर रहा है। हमारे T20 की जितने भी सीरीज़ हैं उसे आप देखें, बहुत सारे क्वेश्चन उससे आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। तो आज भर इतना ही। एक बार फिर से बोलेंगे कि लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। बहुत बहुत धन्यवाद।